गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आशीष शर्मा, फिजिक्स एजुकेटर। पिछली क्लास में हमने समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करी थी। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। प्लेन मिरर जो है उसका इतना सा ही पार्ट आरबीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बाकी ज़्यादा डिटेल है नहीं। एक दो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको इसी दौरान जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी दौरान मैं आपको बता दूंगा। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो दर्पण हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। तो प्लेन मिरर अपन पढ़ चुके हैं, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण जो है उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कांच का बना हुआ खोखला गोला लेते हैं, एक होलो स्फीयर लेना है जो ग्लास का बना हुआ है। होलो का मतलब अंदर से खोखला है, तो ये कांच का बना हुआ खोखला गोला हमने ले रखा है, होलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास। अब हम क्या करते हैं, इस खोखले गोले को यहां से कट कर देते हैं, एक प्लेन सरफेस बन जाए यहाँ से कट करने के बाद में। मतलब अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि ये कांच का खोखला गोला है और उसको अपन काट रहे हैं, तो यहाँ से काट रहे हैं, तो यहाँ से अपन काट रहे हैं तो यहाँ से प्लेन सरफेस दिखाई देगी। तो इस तरह की एक अरेंजमेंट यहाँ पर अपन को दिखानी है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया, कट कर लिया और कट करने के बाद मैंने इसको अलग किया इस तरह से। तो अलग करने पर अपन को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर में दो सतह अपन बोल सकते हैं, एक तो बाहर वाली सतह और एक अंदर वाली सतह है। तो बाहर वाली से जो सतह है जो उभरी हुई है, और एक अंदर वाली जो सतह है जो दबी हुई है। मतलब ये ब्लगिंग आउट सरफेस है और ये ब्लगिंग इन सरफेस है, उभरी हुई सतह और दबी हुई सतह। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट बनाया जाएगा, उस अरेंजमेंट में हम अंदर वाली सतह या बाहर वाली सतह में से किसी भी एक सतह को सिल्वर से पॉलिश कर दें, सिल्वर की कोटिंग कर दें, तो अपनी जो व्यवस्था अपन को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, उस व्यवस्था को ही अपन क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से शो करें कि मैंने ये जो अरेंजमेंट दिखा रखा है, इस अरेंजमेंट में जो आउटर सरफेस है, ब्लगिंग आउट सरफेस है, उभरी हुई सतह जो है, उसको मैंने क्या कर दिया, सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया। तो सिल्वर्ड पॉलिश बाहर वाली सतह है, अंदर वाली सतह जो है वो रिफ्लेक्शन का काम करेगी, मतलब परावर्तन का काम करेगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था बनेगी, इस व्यवस्था को अपन नाम देंगे अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर। और यदि हम इसी अरेंजमेंट को इस तरह से बनाते कि जो दबी हुई सतह है, ब्लगिंग इन सरफेस है, उसको हमने सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया, सिल्वर से उसकी पॉलिश कर दी। तो ये जो सरफेस अपन ने दिखा रखी है, इसके अंदर वाली सतह जो है, अंदर वाली सतह दबी हुई सतह, प्लगिंग इन सरफेस, उसको अपन ने सिल्वर्ड कोटिंग कर दी, इस पर सिल्वर की पॉलिश कर दी। और बाहर वाली जो सतह है, ब्लगिंग आउट वाली सरफेस, वो रिफ्लेक्शन का काम करेगी, परावर्तन का काम करेगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था बनेगी, अरेंजमेंट बनेगा, इसको अपन कहेंगे उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो अपने पास ये कह सकते हैं अपन कि गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अपन अगर परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अवतल दर्पण की परिभाषा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ऐसा गोलीय दर्पण
की उभरी हुई सतह या बाहरी सतह सिल्वर से पॉलिश की गई हो तथा दबी हुई सतह या आंतरिक सतह परावर्तन का कार्य करे तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये परिभाषा हुई। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है जिसकी ऊपरी हुई या बाहरी सतह सिल्वर से पॉलिश की गई हो तथा दबी हुई या आंतरिक सतह परावर्तन का कार्य करे तो उसे अपन कैसा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। इंग्लिश में बोलना चाहें तो द स्फेरिकल मिरर for which plugging in surface worked as a reflected surface and plugging out surface are coating with silver. This arrangement is called concave mirror. तो ये डेफिनेशन अपन अवतल दर्पण के लिए दे सकते हैं। उत्तल दर्पण के लिए देनी है तो उत्तल दर्पण के लिए उल्टा कर दो कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी दबी हुई या आंतरिक सतह सिल्वर से पॉलिश की गई हो और बाहरी सतह या उभरी हुई सतह परावर्तन का कार्य करे तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा। तो मैंने एक की परिभाषा लिख रखी है, आप दूसरे की बना सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी परिभाषा लिखें वो रटने की बजाय उसको समझते हुए लिखने की कोशिश करें। तो जो अपन ने पढ़ा उसी को अपन ने शब्दों में उतार दिया, वही परिभाषा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, उत्तल और अवतल। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप देख करके बता सकते हैं। अब हम आते हैं इसके आगे वाले पार्ट पर। देखिए, गोलीय दर्पण जो है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। Definitions related to the spherical mirrors. मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कौन कौन सी परिभाषाएं लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कौन सा दर्पण लिया हुआ है? अवतल दर्पण, जिसकी बाहर वाली सतह पॉलिश की गई है और दबी हुई सतह परावर्तन सतह का काम करेगी। तो मैंने क्या किया, जो सतह है इसका मिड में, इसके मध्य में एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये एकदम बीच में लिया मैंने। तो ये जो पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट को अपन कहते हैं पी। पी का मतलब हो गया ध्रुव। पी का क्या मतलब है? ध्रुव, या इंग्लिश में कहें तो पोल। तो अपन क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है उस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। इसी तरह से बात करें अगली परिभाषा की, तो ये यहां से अपन ने इसको काट रखा है तो ये पॉइंट M डाल दिया, और यहाँ तक काट रखा है तो ये सेकेंड पॉइंट N डाल दिया। तो M और N के बीच में जो व्यास के समान सीधी दूरी हमें दिखाई पड़ेगी, व्यासतः सीधी दूरी जो अपन को दिखाई पड़ रही है M और N के बीच में, इसी सीधी दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक।
ठीक है, तो परिभाषा क्या बन गई कि गोलीय दर्पण के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच में जो व्यासतः सीधी दूरी होती है, वही सीधी दूरी उस दर्पण का द्वारक कहलाती है। इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं अपर्चर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई सेकंड। अच्छा, एक पॉइंट इसमें बता दूं, जो द्वारक होता है वो द्वारक प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब तीव्रता द्वारक पर निर्भर करती है, उल्टा बोल दिया सॉरी। जो प्रकाश आपतित होगा उस प्रकाश की जो तीव्रता है वो द्वारक पर निर्भर करेगी। कैसे करेगी उसके लिए मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा आपको बाद में, अभी केवल अपन डेफिनेशन पर कंसीडर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है यहां दिखा देता हूं, ये जो गोलीय दर्पण अपन ने दिखा रखा है, इसको भी मैंने पूरा बना करके दिखाया था, बीच में से इसको काट लिया था फिर अपन ने। तो ये जो गोलीय दर्पण है ये एक गोले का हिस्सा है। तो ये गोलीय दर्पण जिस गोले का एक हिस्सा है, उसी गोले के केंद्र बिंदु को, उसी गोले के केंद्र बिंदु को, अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो ये गोला बनेगा ऐसे, और गोले बनेगा तो गोले का केंद्र ये आएगा। तो गोले का जो केंद्र है वही उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक हिस्सा है, उसी गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है आर। आर का क्या मतलब हुआ कि जो दर्पण है गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु अर्थात ध्रुव और केंद्र बिंदु अर्थात वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, इसी दूरी को अपन क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन आर से डिनोट करेंगे। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कहलाएगी आर, वक्रता त्रिज्या। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है उस गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, उस गोलीय दर्पण के लिए मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मैं इसको एक्स एक्स डैश द्वारा दर्शा देता हूं। तो एक्स एक्स डैश क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा, जिसको अपन ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी, द हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन कि मान लो कि कोई प्रकाश किरण है, लाइट रे है, जो कि आपतित हो रही है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन मैंने बताया था कहां से होगा, कौन सी सतह से होगा, दबी हुई सतह से, मतलब अंदर वाली सतह से, वही परावर्तन का काम करेगी। तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जो प्रकाश किरण पैरेलल आकर के, समांतर आकर के दर्पण से टकराएगी, वह टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जिस बिंदु से वो गुजरती हुई दिखाई पड़ेगी, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। मतलब जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आई, दर्पण से परावर्तित हुई, और परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजर रही है, उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। मतलब एफ क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा।
अगर यही चीज मैं उत्तल दर्पण के लिए बनाता, यहां दिखा देता हूं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में जो अंदर वाली सतह है वह सिल्वर्ड पॉलिश की जाएगी, ठीक है। और ये इसका पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। एक प्रकाश किरण आ रही है, कहां पर आपतित हो रही है? जो सतह परावर्तन का काम कर रही है उसके ऊपर, मतलब बाहर वाली सतह पर। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, और आपतित होने के पश्चात जब ये परावर्तित होगी तो परावर्तित होकर के इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ेगी, और इसको अपन जब पीछे की तरफ आभासी रूप से बढ़ाएंगे, वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, तो ये जहां से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात मुख्य अक्ष को जहां से काटती हुई प्रतीत हो रही है, वह बिंदु इस दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहलाएगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो प्रकाश किरण है वो वास्तव में मुख्य अक्ष को काट रही है, और इस वाले डायग्राम के अंदर जो प्रकाश किरण है वो वास्तव में मुख्य अक्ष को काट नहीं रही थी। अपन ने इसको वर्चुअली एक्सटेंड किया था, आभासी रूप से इसको बढ़ाया था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुख्य फोकस वास्तव में होगा और यहाँ पे मुख्य फोकस आभासी होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अगली डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि जो P और F है, मतलब दर्पण का जो ध्रुव है और दर्पण का जो मुख्य फोकस है, उसके बीच की जो दूरी होगी उस दूरी को अपन क्या कहेंगे? F, मुख्य फोकस कहेंगे। तो F को मैंने स्मॉल से लिखा, और स्मॉल f क्या शो कर रहा है? फोकस दूरी को शो कर रहा है, फोकल लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या डेफिनेशन बन गई? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन कि हम क्या करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, एक तल बनाते हैं, एक ऐसा तल जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है मुख्य अक्ष उसके लंबवत है, और कहां से होकर गुजर रहा है? मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है। तो ये जो तल मैंने दिखा रखा है हाथ के द्वारा, ऐसा एक तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और कहां से पास हो रहा है, कहां से होकर गुजर रहा है? मुख्य फोकस से। ये जो तल मैं दिखा रहा हूं, हाथ वाला जो तल है, वर्टिकल जो प्लेन है, ऊर्ध्वाधर जो तल है, उस तल को अपन क्या कहेंगे? फोकस तल कहेंगे। उसको मैं डायग्राम में दिखा देता हूं इस तरह से। ये वाला P तो मैंने दिखा रखा है, Q लिख देते हैं, S लिख देते हैं, T लिख देते हैं, और U लिख देते हैं। ये जो तल मैंने दिखा रखा है QSTU, ये जो तल है, इस तल को, ये जो तल है, इस तल को अपन कहेंगे फोकस तल। या फोकल प्लेन। तो क्या परिभाषा हो गई? द प्लेन पासिंग थ्रू द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकल प्लेन। ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता हो, ऐसा ऊर्ध्वाधर तल फोकस तल कहलाएगा। तो ये परिभाषाएं हैं जो गोलीय दर्पण से संबंधित हैं। ये सारी परिभाषाएं आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं, इसी को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए, जब भी हम दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें या किसी भी प्रकाशीय उपकरण की बात करें, तो हमें कुछ दूरियों को दर्शाना होता है। जैसे अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी, तो उसमें वक्रता त्रिज्या है, वो एक दूरी है। इसी तरह से फोकस दूरी आई, वो भी एक दूरी है। तो ये सारी जो दूरियां हैं, इन दूरियों को व्यक्त करने के लिए, जैसे आप गणित में प्लस या माइनस का उपयोग करते हैं, वैसे ही फिजिक्स के अंदर इन दूरियों को दर्शाने के लिए चिन्ह परिपाटी नियम या साइन कन्वेंशन रूल का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी
नियम, साइन कन्वेंशन रूल। तो इसमें अपन को मेनली 3 पॉइंट याद रखते हैं, वही 3 पॉइंट आगे पूरे चैप्टर में काम करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखें। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हुए समय उनका हमेशा यूज किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुने समझें। जैसे मान लो कि अपने पास एक दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल जिसकी बाहर वाली सतह को मैंने पॉलिश कर रखा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, ये आपका फोकल पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैं लिख भी देता हूं और समझा भी देता हूं। पहला पॉइंट क्या है, जैसे आप ज्यामितीय निर्देशांक पद्धति का यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, जो मूल बिंदु होता है ओरिजिन पॉइंट, वहीं से कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो वो ओरिजिन पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट है, वहीं से आपको डिस्टेंस नापनी है। वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि जो अपना पोल है, ध्रुव है, वह ध्रुव मूल बिंदु की तरह काम करेगा, मतलब जो भी दूरी है वह दूरी इस ध्रुव से होकर ही नापनी है, मतलब यही ध्रुव जो है मूल बिंदु का काम करेगा। तो ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए दूरियों का मापन प्रारंभ करना है। ठीक है, मेजरमेंट शुड बी टेकन पोल एज ए ओरिजिनल पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट टू मेजरमेंट द डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे अपन, अगर प्रकाश किरण इधर चल रही है, तो अगर हम प्रकाश किरण की दिशा में दूरी नाप रहे हैं, प्रकाश किरण इधर चल रही है और हम दूरी भी उसी तरफ नाप रहे हैं, तो प्रकाश किरण की दिशा में ली जाने वाली दूरी, क्षैतिज दूरी जो होगी, वह हमेशा धनात्मक ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। द डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि जैसे मान लो कि मुझे एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो नापना कहाँ से स्टार्ट करना, पॉइंट पी से, और पी से कहाँ की तरफ जाना है, ए की तरफ। तो इधर चले अपन, इधर चले, प्रकाश किरण भी इधर चल रही है, लाइट रे भी इधर जा रही है, तो जो भी डिस्टेंस आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक्स आ रही है, तो एक्स जो है वो कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव एक्स लिखा जाएगा, धनात्मक एक्स लिखा जाएगा। और अगर हम प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में कोई दूरी ले रहे हैं, जैसे मान लो कि मुझे ये वाली दूरी लेनी है पी से सी की तरफ, तो पी से सी की तरफ चलेंगे तो कौन सी दूरी आएगी, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर आएगा। और कैपिटल आर कैसा लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि अपन कहाँ चले, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में चले, तो प्रकाश किरण की दिशा में दूरी धनात्मक और उसके विपरीत ऋणात्मक। तो लिख देता हूं मैं, प्रकाश किरण की दिशा में ली गई क्षैतिज दूरी सदैव धनात्मक तथा विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहे हो। कैसे जा रहे हो, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जा रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हो, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहे हो। तो ऊपर की ओर जो दूरी ली जाएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे मान लो कि मैंने ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, वाई दूरी ली, तो वाई कैसे लिखी जाएगी, प्लस वाई। और अगर आप मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जा रहे हो, लंबवत नीचे की तरफ जा रहे हो, तो कैसी दूरी होगी, माइनस का वाई हो जाएगा, ऋणात्मक वाई हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक होगी, जबकि नीचे की ओर ली गई दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये 3 पॉइंट जो हैं अपन को ध्यान रखने हैं चिन्ह परिपाटी नियम के अंतर्गत। वापस बताता हूँ, मूल बिंदु ध्रुव को मानना है, यहीं से दूरी नापनी स्टार्ट करनी है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश किरण की दिशा में जो भी दूरी ली जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव लिखी जाएगी, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरी ली जाएगी वो हमेशा नेगेटिव लिखी जाएगी। मुख्य अक्ष जब ऊपर की ओर जा रहे हैं, लंबवत ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमेशा दूरी धनात्मक होगी, और नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमेशा दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये चिन्ह परिपाटी नियम है, मेन पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी जिसको अपन F लिख सकते हैं तथा वक्रता त्रिज्या जिसको अपन R लिख सकते हैं, में संबंध ज्ञात करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक अपना, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये अपना टॉपिक है। वैसे तो अपन ये संबंध क्या होता है जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल टू R/2। फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकल लेंथ ऑलवेज बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F इज इक्वल टू R/2। तो ये अपन को संबंध ज्ञात करना है, प्रूव करना है इस बात को। तो प्रूव करने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। टॉपिक अपना लिखा हुआ है, उसको मिटा रहा हूँ। डायग्राम से अपन इस बात को प्रूव करते हैं, F इज इक्वल टू R/2। तो अपने पास मान लीजिए कि एक दर्पण है, अवतल दर्पण ले रखा है, कॉनकेव मिरर ले रखा है। ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया। ये फोकल पॉइंट हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, मुख्य फोकस हो गया। और ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। अब अपन क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण को दिखाते हैं। जो प्रकाश किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अभी मैंने परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई। द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। मतलब जो प्रकाश किरण मुख्य से समांतर आ रही है वो कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो गोलीय दर्पण है इसका अभिलंब बनाते हैं। तो अभिलंब कैसे बनाया जाएगा उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। जैसे ये गोलीय दर्पण है, कोई सा भी दर्पण हो, तो इसका जो वक्रता केंद्र है वो कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप क्या करो कि वक्रता केंद्र से होकर कोई भी लाइन पास करो। ऐसे लाइन पास कर दी, ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, कोई भी लाइन पास कर लो। कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पास कहाँ से हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रही है।
तो ये सारी जो लाइनें मैं खींच रहा हूं ये इस गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब का काम करेंगी। क्यों करेंगी? जैसे मान लो कि मैंने ये लाइन इस तरह से पास करी, ये दर्पण को यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया, एक स्पर्श रेखा बनाया। तो वो जो टेंजेंट है वो इस जो लाइन मैंने पास कर रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस लाइन के कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो लाइन पास कर रखी है किसका काम कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वक्रता त्रिज्या का। और आप मैथमेटिक्स के अंदर जानते हो कि जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इसलिए यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तब भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ बनाऊंगा तब भी 90 डिग्री, यहाँ बनाऊंगा तब भी 90 डिग्री, यहाँ बनाऊंगा तब भी 90 डिग्री। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो दर्पण को कहीं काट रही होगी, वह रेखा किसका काम करेगी, अभिलंब का काम करेगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन पास कर रहा हूं जो कि इस तरह से पास हो रही है, और यही लाइन अभिलंब का काम करेगी। अब नियम क्या कहता है परावर्तन का, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या बताए थे मैंने, कि जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है वह अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण आई बनाएगी। और जो किरण परावर्तित हो रही है सेम मीडियम में होगी परावर्तित, रिफ्लेक्ट, और सेम एंगल बनाएगी। मतलब ये एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है, और दोनों एंगल क्या होंगे, नियम के अनुसार बराबर होंगे। ये आई और आई आर दोनों बराबर होंगे। तो ये अपन ने डायग्राम बना लिया। अब अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा। क्यों होगा, मैथमेटिक्स लगानी है, ज्यामिति लगाओ यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव एंगल हो गए, एकांतर कोण हो गए, जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण आई है तो ये वाला भी आई हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस आर को आई लिख दूं तो ये आई और ये आई दोनों बराबर लिख सकते हैं। तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, ये 2i। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 2i, आई प्लस आई। या आर और आर लिख सकते हैं, तो आर और आर 2r, तो 2r ये 2r। इस तरह से अपन ज्यामिति दिखा देते हैं। ये भी एकांतर कोण हो गया। तो मैं यहाँ इसका नामांकन कर देता हूँ। मान लो कि ये पॉइंट जो है अपना A है, ये पॉइंट अपना M है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे, मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल दिया जो यहाँ पर N पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं, कोण चित्र के अनुसार या चित्रानुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर, कोण AMC बराबर I। आपतन कोण। इसी तरह से कोण ये वाला CMF, ये वाला कोण हो गया R, ये आपका हो गया परावर्तन कोण। फिर अपन लिख सकते हैं कोण AMC और कोण CMF, ये दोनों बराबर होंगे परावर्तन के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम के अनुसार। इसी तरह से अपन लिख सकते हैं कोण AMC और MCN, ये दोनों बराबर है। ये आई है तो ये आई है। क्यों है दोनों बराबर, एकांतर कोण है, ऑल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं कोण AMF टोटल क्या हो गया, I प्लस आई, मतलब 2i। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं AMF बराबर होगा, इक्वल होगा MFN, और दोनों किसके बराबर होंगे, 2i। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल हैं। तो इस तरह से अपन ने सारे कोण को दर्शा दिया। अब क्या करते हैं, चित्र के अनुसार हमें इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि मैंने लंब डाला हुआ है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसलिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो चित्रानुसार
अकॉर्डिंग टू फिगर समकोण त्रिभुज MCN, ये वाला त्रिभुज लिया मैंने। इस समकोण त्रिभुज MCN में मैं मान ज्ञात करता हूं त्रिकोणमितीय फलन tan i का, tan थीटा। तो tan i क्या होगा? लंब बटे आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें लंब हो गया mn और आधा हो गया cn, तो mn डिवाइड बाय cn। tan i क्या हो गया? mn डिवाइड बाय c। अच्छा, अब देखो थोड़ा मेन जो बात ध्यान रखनी है अपन को, अपन जो प्रकाश किरणें इस चैप्टर में लेके चल रहे हैं, वैसे प्रकाश किरणें दो तरह की होती हैं। एक होती है पैरा एक्सियल रेज और एक होती हैं मार्जिनल रेज। पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज में डिफरेंस क्या है? देखिए, पैराक्सियल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के अप्रॉक्स पैरेलल होती हैं। ऐसी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के लगभग समांतर होती हैं। तो लगभग समांतर होगी, जैसे ये मुख्य अक्ष है और ये मैं प्रकाश किरण दिखा रहा हूं, तो इनके बीच में ये जो कोण बनेगा, ये वाला, ये कोण क्या है? बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। छोटा सा मतलब ये 2 डिग्री हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब लेस देन 10 डिग्री है। क्या है? जो थीटा है वो क्या है? लेस देन 10 डिग्री है। इतना छोटा कोण बन रहा है, तो इतना छोटा बन रहा है तो ये दोनों एकदम नजदीक हो गए। नजदीक होने से मतलब दोनों एकदम पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो ऐसी लाइट रेज को क्या बोलेंगे? पैरा एक्सियल रेज बोलेंगे। तो अपन इस सिलेबस में जो 12th का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन कौन सी रेज को यूज करते हैं? पैराक्सियल रेज को। और मार्जिनल रेज इसके अपोजिट हो जाएंगी। मतलब मैंने कि दिखाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इनके बीच में कोण बन रहा है, और वो कोण क्या है? 10 डिग्री से बड़ा है। हो सकता है 20 हो सकता है 30 हो सकता है कुछ भी 40 हो। तो ऐसी जो किरणें होंगी जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी, ऐसी किरणों को अपन बोलेंगे मार्जिनल रेज। तो अपनी जो स्टडी है वो कौन सी रेज के लिए? पैराक्सियल रेज के लिए। पैराक्सियल रेज के लिए है तो ये जो एंगल मैंने दिखाए हैं, आई हो, 2i हो, ये आई हो, ये सारे छोटे कोण होंगे। छोटे मतलब लेस देन 10 डिग्री होंगे, स्मॉल एंगल्स होंगे। तो अपन ये लिख सकते हैं यहां कोण आई एक अल्प कोण है, इसलिए tan i अप्रोक्स लगभग किसके बराबर होगा? i के बराबर होगा। और i जो है उसकी वैल्यू क्या जाएगी? mn डिवाइड बाय c। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि tan i को अपन i कैसे लिख सकते हैं? देखिए, उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। ये बिठा रहा हूं मैं। जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो जानते होंगे, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो समझ लें कि अपन जो त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें ये प्रॉपर्टीज होती है कि अगर साइन थीटा, जिसमें थीटा जो है वो कोण है, अगर वो कोण बहुत छोटा होगा तो छोटे कोण के अनुसार साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर लिख सकते हैं। कॉस थीटा में अगर थीटा छोटा कोण होगा, लेस देन 10 डिग्री होगा, तो कॉस थीटा को 1 के बराबर लिख सकते हैं। और टेन थीटा में थीटा अगर छोटा कोण होगा तो टेन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो आप ये जानते हुए कोण जो है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये एक चाप है, ये चाप है, इस चाप की लेंथ l है और ये त्रिज्या है या ये त्रिज्या है, तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? r है, सॉरी थीटा है। तो मैं थीटा का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? थीटा इज इक्वल टू l बाय आर, चाप बटे त्रिज्या। अब अपन क्या करें? जो थीटा है वो बहुत छोटा है। छोटा होने का मतलब ये ऐसे आगे देखो, इस तरह से, ये थीटा को छोटा करना है तो ये बहुत छोटा कर दिया, तो ये इस तरह से ये आ गया। ठीक है, जब ये आ गया तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत कम हो गई, मतलब ये वाली जो दूरी है ये बहुत छोटी होगी, ये लंब का काम करेगा।
तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ये थीटा कोण है, साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आपका? ये वाला कर्ण हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, L बटे आर। तो L बटे आर है और थीटा क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। तो आप थीटा L बटे आर है तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? L बाई आर। L क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया। तो ये वाली दूरी बराबर है, तो इसका मतलब L बाई आर, L बाई आर किसके बराबर आ रहा है? थीटा के। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? थीटा के। इसी तरह से कॉस थीटा लेना, तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये अपना आधार है और ये कर्ण है, ये दोनों बराबर है, तो आर बाई आर क्या होगा? आर बटे आर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा। तो इसका मतलब जो थीटा है वो बहुत छोटा है, तो छोटा कोण होने की वजह से हम साइन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1 और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। तो टेन थीटा या टेन आई किसके बराबर हो गया? आई के, और आई की वैल्यू क्या आ गई? mn बटे cn। इसको अपन ने पहली समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। अगेन अपन वापस इसी डायग्राम में चलते हैं और समकोण त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये वाला MFN। समकोण त्रिभुज MFN में, इस समकोण त्रिभुज MFN में हम मान ज्ञात करते हैं tan 2i। ये tan थीटा निकालना है, तो थीटा कितना है? 2i। तो tan 2i क्या होगा? वापस लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? mn, लंब हो गया mn, आधार बेस क्या हो गया? fn, mn डिवाइड बाय fn। तो मैंने पहले बताया था, यहाँ पर हम कौन से कोण की बात, कौन सी किरणों की बात कर रहे हैं? पैराक्सियल रेज की बात कर रहे हैं। तो पैराक्सियल रेज के लिए जितने भी कोण होंगे वो बहुत छोटे होंगे। इसका मतलब यहाँ कोण 2i अल्प कोण है, अल्प कोण है। तो मैंने क्या लिखा था? अल्प कोण है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan 2i किसके बराबर लिखा जाएगा? 2i। tan थीटा थीटा, तो थीटा कितना हो गया? 2i। और 2i, tan 2i की वैल्यू क्या आ रही है? mn बटे f। तो 2i किसके बराबर हो गया? mn बटे fn के बराबर हो गया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई सेकंड, दूसरी इक्वेशन बन गई। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में i की वैल्यू आ रही है और इक्वेशन सेकंड में 2i की। तो आप क्या कर सकते हो? इक्वेशन फर्स्ट से i की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो और कहाँ रख सकते हो? सेकंड इक्वेशन में रख सकते हो। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से i का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसका मतलब 2 और i की जगह क्या रखना है? फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखनी है। क्या लिखनी है? mn बटे cn बराबर क्या आएगा? mn बटे fn। अब देख रहे हो mn और mn दोनों पक्षों में है, दोनों साइड्स में। तो mn और mn कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होते ही क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2/cn इज इक्वल टू mn डिवाइड बाय fn। अब इसको आप उल्टा कर लीजिए, मतलब रिवर्स कर लो। cn/2 उल्टा कर दो तो इसको भी उल्टा करना होगा, fn डिवाइड बाय mn। अब अपन क्या देख रहे हैं? अपन दूरियों को देख लेते हैं। कौन कौन सी दूरियां जानते हैं अपन? p और f किसके बराबर होता है? f फोकस दूरी, ठीक है। c और p वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन r लिख सकते हैं। तो क्या अपन को fn मालूम है? नहीं, अपन fp के बारे में जानते हैं, fn के बारे में नहीं जानते। और नहीं अपन को cn मालूम है, cp के बारे में जानते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो बिंदु n है वो बिंदु p के एकदम नजदीक है, निकट है। तो निकट है तो दूरी जो है ये यहाँ से नापो इसकी, यहाँ से नापो इसकी, लगभग बराबर है। मतलब f और fn की जो दूरी है वो लगभग किसके बराबर लिखी जा सकती है? fp, क्योंकि n और p बहुत नजदीक हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, चूंकि बिंदु n बिंदु P के निकट स्थित है, इसलिए जो Fn है ये दूरी लगभग किसके बराबर लिखी जा सकती है? PF के बराबर लिखी जा सकती है। और
CN जो है, ये वाली दूरी CN, ये किसके बराबर लिखी जा सकती है? CP के बराबर लिखी जा सकती है। तो FN को PF लिख दिया, CN को PC लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट N इज नियर बाय द पॉइंट P, इसलिए अपन दोनों को अप्रॉक्स इक्वल लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है थर्ड है, इस थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ समीकरण 3 में परिवर्तित मान रखने पर। तो ये परिवर्तित जो मान है वो रख देते हैं। CN की जगह क्या आ जाएगा? PC बाई 2, और FN की जगह क्या आ जाएगा? PF, ठीक है। और MN जो है, सॉरी MN तो कैंसिल हो गया था, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। MN कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इसको उल्टा कर दिया तो FN बटे 1 आएगा। 1 का डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो PF को अपन FN को अपन PF लिख देते हैं। तो PF किसके इक्वल आ गया? PC बाई 2 के इक्वल आ गया। अब देखो क्या करना है, जो PC है, P और C के बीच की दूरी है, वो किसके बराबर है? R। और PF किसके बराबर है? P और F के बीच की दूरी, ये किसके बराबर है? F के बराबर है। लेकिन साइन कन्वेंशन रूल लगाओगे, चिन्ह परिपाटी नियम लगाओगे, तो मैंने क्या कहा था, दूरी कहाँ से लेनी है? P से स्टार्ट करनी है। अगर P से स्टार्ट करेंगे तो P से F की तरफ जाओगे, P से F की तरफ जाओगे तो आप इधर जा रहे हो, और प्रकाश किरण किधर जा रही है? इस तरफ। तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में ले रहे हो, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में ली जाने वाली दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, तो -F आएगा। ऐसे ही P से C की तरफ जाओगे, तो P से C की तरफ जाओगे तो R इधर लेना पड़ेगा, R इधर लेना पड़ेगा, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में चलना है, तो R कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो दोनों डिस्टेंस जो है वो कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। तो जो PC है उसकी जगह आप लिख दोगे -R/2, और PF जो है उसकी जगह क्या लिख दोगे? -F। तो माइनस माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या जाएगा? R/2। तो ये रिलेशन आ गया किसके इसके बीच में? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है RBC के हिसाब से, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरह से अपन मैथमेटिक्स लगा करके थ्योरी लिखते हुए ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, मेहनत करें, अपने घर पर स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।